का पासबां है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्सवर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं आदिल अब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन आज 25 दिसंबर यौम कायद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज का यकीनन मौजू भी बहुत स्पेशल होगा हमारे नाज़रीन को आगाह। आज हमारे स्टूडियो में इतना जोश व खरोश है कि आप ये समझिए कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले शुरू हो गया। एग्जैक्टली। और इतने ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ हैं कि समझिए कि कायद पर बातें और वैसे बातें पहले से। और सच टीवी हमेशा अपने मशाहिर पर, जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, प्रोग्राम्स की सीरीज़ करता है, और जब कायद पे प्रोग्राम हो तो फिर तो कैफियत यहाँ पर अजीब होती है, जो कि अभी भी आप देख रहे हैं। तो आज तो समझिए कि एक बहुत ही अजीम दिन, एक अजीम शख्सियत का दिन और एक अजीम मुमलिकत के कायद का बानी का दिन है। इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आज का दिन पूरे कौम जो है पूरे मुल्क में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और सच टीवी ने भी पूरे अशरे का एहतमाम किया है कायद से रिलेटेड। तो अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले हम वेदर की जानिब बढ़ेंगे कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं क्वेटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए अपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी आब्दी साहब। जी, आज का मौजू एक तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जी, एक अजीम कायद, एक अजीम लीडर, अजीम रहनुमा। और दूसरा आज की दुनिया में क्योंकि मुआशियात की बहुत अहमियत है, तो कायद के जो मुआशी हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से, मालियात के हवाले से जो व्यूज़ थे वो सुनेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। चंद लाइंस में या चंद हरूफ में इनका तारुफ हो नहीं सकता, जो तहरीक पाकिस्तान पर, मुस्लिम लीग पर, कायद-ए-आज़म पर राउंड अबाउट 50 किताबों के मुसन्निफ़ हों, और जो मुझे याद पड़ता है कि 25-30 किताबें तो कायद-ए-आज़म ही के हवाले से होंगी। और उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं, इदारों के सरबराह रहे, और एक मशहूर हिस्टोरियन के तौर पे और कायद-ए-आज़म शनास के तौर पे बहुत मारूफ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा मौजूद हैं, हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, बहुत अरसे से पढ़ाती भी हैं, मुहक्किक हैं, और ख़ास तौर पर जो मुआशी जो इक़्तिसादी पहलू है उसकी आप एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, ये सच पे काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, डॉक्टर अकमल हुसैन शाह साहब। आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डिपार्टमेंट हेड करते हैं, और इनसे मैं कहूँगा कि अब अगली मरतबा इतनी देर ना कीजिए। बिल्कुल जी, आपको भी खुश। और अभी इनके व्यू जब हम सुनेंगे तो आप देखेंगे कि क्या दस्तरस रखते हैं अपने मौजू पर। डॉक्टर साहब, कायद-ए-आज़म एक अजीम रहनुमा, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जिन्होंने कायद-ए-आज़म पर इतनी रिसर्च किया है कि शायद मुल्क में बहुत गिनती के लोग होंगे कि जिन्होंने कायद-ए-आज़म पर इतनी रिसर्च करके और इतनी किताबें लिखी हों। फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच टीवी का ख़ास तौर पर कि आप जो कायद के डे पर जो ख़ास प्रोग्राम्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो ये वंडरफुल है। मेरे ख्याल में ये कोई ज़्यादती नहीं होगी अगर ये मैं कहूँ कि और कोई भी टीवी चैनल जो है इतने ज़्यादा प्रोग्राम कायद-ए-आज़म पूरा अशरा नहीं मनाता जी नहीं होते, जितना वो बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए और बड़े बामानी और मीनिंगफुल प्रोग्राम जिनमें आप जैसी शख्सियात तशरीफ लाती हैं और जो अपने मौजू पर के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, एक्सपर्ट बड़े सीरियस होता है और सच बेस्ड होते हैं, कोई हियर से नहीं है। तो आज का दिन बड़ा हमारे लिए मुबारक दिन है। अल्लाह ताला ने हमें कायद-ए-आज़म को की पैदाइश का दिन है। हम जो हमारे लिए निजात दहिंदा थे कि वरना हिंदू के ग़ुलाम होते हम लोग जो बिल्कुल है, सही बात। और ब्रिटिश को भी आज़ादी हमें दिलाई है। ये कायद-ए-आज़म का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। सही बात है। और इसमें वैसे तो कायद-ए-आज़म की लाइफ के 3 हिस्से हैं वैसे जी, ज़रूर, देखा जाए तो पहला 1897 से 1920 तक है। बिल्कुल ठीक है। लोग अक्सर बायोग्राफी लिखा हुआ कि कायद-ए-आज़म 1906 में पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया है। मैंने साबित किया 1897 से। अच्छा, बिल्कुल। तो ये कांग्रेस का फेज़ है। दूसरा फेज़ जो है वो 1921 से लेकर 34 तक है। सही। इसके अंदर बड़े टर्माइल्स हैं, नेहरू रिपोर्ट और ये वह चीज़ें, ये पीरियड है। और बिफोर पाकिस्तान मूवमेंट जो है ना, एक क्लैरिटी का भी इसमें सेट हो जाती है कि अब पाकिस्तान की तरफ हमने जाना है। सही। तो ये 35 to 48 का जो वो जो है ये जो 21 से 34 वाला पीरियड है, ये काफ़ी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट से मैं जनरल की बात करूँ। आखिरी फेज जो है उसका सन 35 से लेकर 48 जनरल भी है, उसमें तो बिल्कुल क्लियर और उससे ये है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो 23 मार्च 1940 को है, लेकिन जो रिपोर्टेड है बाद अखबारों में लेटर्स आए हैं उसकी लाइट में कहता हूँ कायद-ए-आज़म ने खुफिया तौर पर पाकिस्तान पर 35 से काम शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक बात क्या है कि मैं इजाज़त चाहूँगा बाकी दूसरे पैनल से कि कायद-ए-आज़म में ज़िंदगी में बड़े बड़े जिसको कहते हैं मेराकुलस काम किए हैं। एक काम नहीं, कायद-ए-आज़म पाकिस्तान तो आखिर में बहुत बड़ा काम किया है ना, इससे पहले भी बड़ी, जब कांग्रेस में तब भी बहुत काम हुआ। जी कोई शक। मसलन जब 1900 चूँकि आज ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है, मुझे वो वर्ड याद आ रहा है कि कायद-ए-आज़म पर भी मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जी 1917-16-17 में लखनऊ पैक्ट जब इसने किया है ना कांग्रेस और मुसलमानों के दरमियान, तो उस पर बाज़ अखबारों में एडिटोरियल लिखे गए कि कायद-ए-आज़म ने ये वो काम किया है जो ईसा अलैहिस्सलाम करते। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मेंशन किया। हम आज के दिन पाकिस्तान के और दुनिया भर के मसीही बिरादरान को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं सच टीवी की जानिब से, और हमारे लिए दोहरी खुशी होती है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी बरगुज़ीदा ना सिर्फ नबी उलिल अज़्म बरगुज़ीदा नबी मानते हैं। और दूसरी खुशी कायद-ए-आज़म की एनिवर्सरी की पूरी पाकिस्तानी मिल्लत को मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर नूर फातिमा साहिबा, कायद-ए-आज़म की अज़मत के हवाले से और जो कुछ उन्होंने मुसलमानाने बर्रे सग़ीर के लिए किया, बल्कि मुझे तो एक राइटर की एक बात और भी याद आ रही है। वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म की बहुत कंट्रीब्यूशन है सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट की आज़ादी में। यानी ऐसा नहीं है, यानी इंडिया को भी आज़ाद कराने में कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा से, पाकिस्तान के तो वो बानी हैं ही, वरना अंग्रेज़ ही होता। तो उनकी अज़मत के हवाले से आप कहिएगा, और फिर हम बाद में वो जो मुआशी हवाले से उनके नज़रियात हैं वो भी हम पूछेंगे आपसे। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि उनको अगर आप देखें तो इस प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर जितना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जैसे अगर हम लीडरशिप की बात करें या हम लेटेस्ट उसकी बात करें रिसर्च की कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात आती है कि जी दैट इज़ द आइडियल लीडरशिप, तो वो आप देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स ने स्टैनले वॉलपेट और बाकी सारे राइटर्स ने उनका लिखा है कि ये वो बंदा था। जैसे गांधी की सिस्टर की एक बात मुझे याद आती है, उन्होंने ये कहा था कि अगर 100 गांधी और इतने ही आज़ाद जो हैं वो अगर इसके पास होते, कांग्रेस के पास, मुस्लिम लीग के पास होते और एक
जिना जो है वो कांग्रेस के पास होता तो पाकिस्तान में नहीं बनता। सही बात है। तो ये उनकी लीडरशिप की एक रिकग्निशन थी जो दुनिया उनको देती। फिर एज ए लॉयर, एज ए प्रोफेशनल, जो उनका उनकी जो इंटीग्रिटी थी पर्सनालिटी की, उनके जो दुश्मन थे वो भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते थे कि वो एक ऐसा बंदा है जिसकी एक इंटीग्रिटी है, जिसका एक देखें एक ऑरा ऑफ द पर्सनालिटी होता है जिसमें आप फॉलोअर्स के साथ सिर्फ ये नहीं करते कि उनको फॉलो वो आपको करें, लेकिन वो आप करके जो दिखाते हैं, जो मैनिफेस्ट करते हैं बेसिकली। तो वो उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बनने से पहले भी 40 से लेकर 47 तक का भी टाइम अगर आप देखें तो उन्होंने एक ही चीज़ की है कि उन्होंने एक चीज़ को कहा कि जी इक्वालिटी, इक्विटी और जो आपके राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, ये अगर आपके नहीं हैं तो बेसिकली फिर आपका दुनिया में एक जो हम जिसको कहते हैं एक स्टेट या सोसाइटी या राइट्स की बात करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने इस चीज़ को दी थी। तो इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान बनने के बाद भी जो रोल उन्होंने प्ले किया, बहुत थोड़ा टाइम उनके पास था, लेकिन उसके अंदर भी आज तक भी हम अगर बैठें तो हम उनके इतने पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप और उनकी इकोनॉमिक लीडरशिप से, दो के वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उस पर हम बाद में आएंगे, उन्होंने इतने विजन्स दिए जो आज भी अगर हम चाहें तो हम उस पर वी कैन लुक बैक। जी जनाब डॉक्टर अकमल हुसैन शाह साहब, कायद आज़म ही की शख्सियत की अज़मत और आपकी वो पुरखुलूस काविशें जो पाकिस्तान के लिए आपने हुसूल पाकिस्तान के लिए की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब ने जैसे बात शुरू की कि बड़ी अर्ली टाइम से तीन फेजेस की जो बात की है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप हम 3 फेजेस में देखते हैं, लेकिन एक ख़ास बात जो हिस्टोरियंस इसको मेंशन करते हैं कि इवन जब वो कांग्रेस में थे तब भी मुस्लिम जो इंटरेस्ट था उसके हवाले से उनके कंसर्न्स मौजूद थे। बिल्कुल, यानी ये नहीं कि वो मुसलमानों की जब अलग से उन्होंने एफर्ट्स शुरू की तो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया। कांग्रेस में होते हुए सबसे पहले जो बिल किसी इंडियन का पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ और पास हुआ वो इवैक्यूएटेड प्रॉपर्टी के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, यानी जो मुसलमानों के हवाले से उन्होंने किया। अब आगे की तरफ हम जब ग्रेजुअली जाते हैं तो डॉक्टर साहबा ने भी स्टैनले वालपट का जिक्र किया, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को करिश्मेटिक लीडर लिखा। अब अजीम रहनुमा वो होता है जो ऐसी सहर तारी कर देने वाली शख्सियत हो, जब लोगों के सामने वो बात करते तो लोग कहते कि ये सच कह रहा है और वो उसको अपना लीडर मानते। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में ये सलाहियत मौजूद थी कि वो मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म का जो सफ़र है और अजीम लीडर बनने का जो सफ़र है वो ग्रेजुअली अपवर्ड उन्होंने तय किया और पूरी मुस्लिम जो कम्युनिटी थी पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना रहनुमा माना। अब वो शुरू में हम इस फेज़ के आखिर में ये देखते हैं कि जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात होती है तो उनके अपनी कम्युनिटी से लोग नहीं, दूसरे उन्हें कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हैं। अच्छा, ये हमें एक वक्फ़ा लेना है, वक्फ़े के बाद ये बात आप ज़रा जारी रखिएगा और किसने उन्हें ये ख़िताब दिया और किस तरह वो इमर्ज हुए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तौर पर, तो बात हम करेंगे। लेकिन अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, इस सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली। वेलकम बैक नाज़रीन, ससवर के स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, चूँकि आज 25 दिसंबर यौम कायद हम सेलिब्रेट करें, तो अगर आप अपने इज़हार ख़यालात हमारे साथ शेयर करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी आबिद साहब। जी डॉक्टर अकमल हुसैन शाह साहब बात कर रहे थे कायद आज़म की अज़मत के हवाले से और कि वो जैसे डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने कहा कि आपकी अमली ज़िंदगी 1897 से शुरू हो गई थी जी, और उसके बाद कायद आज़म जिस तरफ भी गए उन्होंने अपना
ऑब्जेक्टिव अचीव किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी जो उन्होंने 1920 तक, बल्कि अगर कहें तो 1929 तक नेहरू रिपोर्ट तक बेपनाह कोशिशें उन्होंने की और उसका रिजल्ट भी, डॉक्टर साहब, रिजल्ट भी आता था। बहुत सारे हिंदू लीडर्स जो हैं वो कायदे-ए-आज़म बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो 29 तक एफर्ट्स उनकी जारी रही हैं। अब इस टाइम पे उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ उनकी बड़ी, उन्होंने अप्रिशिएट किया मोहम्मद अली जिन्ना को। एनी बेसेंट ने उन्हें अप्रिशिएट किया। लेकिन नायडू थी जी, सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा। लेकिन जो बाद वाला फेज़ है 1920 में, वो कांग्रेस से को खैराबाद कह देते हैं। लेकिन उसके बाद भी यानी जो लीडर मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि हिंदुस्तान में मिल के हम एंटी एम्पेरियलिस्ट कैंपेन चलाएं, उनमें मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने जो दिल्ली प्रपोजल्स दी उसकी मुस्लिम लीग के अंदर मुखालफत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसलिए दिल्ली प्रपोजल्स दी कि हम इकट्ठे मिल के ये एफ़र्ट्स करें। अब उसको दूसरे जो कैंप है ना, उसमें अब मुतअस्सिब रहनुमा जो हिंदू महासभा के रहनुमा थे, वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। अब नेहरू रिपोर्ट में भी जब उन्हें एकोमोडेट नहीं किया गया तो उसकी रीज़न यही है कि वो मुतअस्सिब हिंदू रहनुमा जो थे वो कांग्रेस को डोमिनेट कर गए, तो मोहम्मद अली जिन्ना को फिर एकोमोडेट उन्होंने नहीं किया। और इसी वजह से हम आगे देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग के अंदर जो इस हक़ में नहीं थे कि ये हम इनकी तरफ रुख करें, कांग्रेस की तरफ रुख करें, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू फिर सक्सेसफुल रहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोबारा उस पॉइंट ऑफ व्यू को एकोमोडेट करने में भी जो है वो कभी ये नहीं कहा कि अब मैं स्टक हो गया हूँ उस सिस्टम के साथ। उन्होंने उसे एकोमोडेट किया, उनको एकोमोडेट किया और फिर दोबारा यूनिटी मुसलमानों के अंदर और मुस्लिम लीग के अंदर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी हम कायदे-ए-आज़म की पूरे सब कॉन्टिनेंट की खिदमात की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा जो मारूफ है 1906 से, और जैसे आपने कहा कि एक्चुअली तो आपकी अमली ज़िंदगी 1897 से शुरू हो गई थी, उससे लेके आपका उरूज फिर हम 1916 तक देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट होता है जी। तो और कमोबेश फिर 1929 तक ये बात जाती है। कायदे-ए-आज़म ने पूरे इंडिया को यूनाइट करने में और एक पावर बनाने में और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मजबूत ताकत बनाने में कायदे-ए-आज़म का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल जी। ये मैं इसमें ये 2-3 बातें करना चाहूँगा आपने जो बात की। जी। पहली बात तो ये है कि पहला तो आपने कहा कि यूनाइटेड इंडिया के लिए लखनऊ पैक्ट का है, जी। और बाद में पाकिस्तान मूवमेंट है। दोनों में कायदे-ए-आज़म की जो थ्योरी है जी वो थ्योरी ये है या उसके विजन जो है जी जो किसी लीडर ने नहीं दिया, जो सईद अहमद खान के बाद जो है, कि जब तक मुसलमान और हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे मिलकर कोई डिमांड नहीं करेंगे ना, अंग्रेज नहीं जाएगा। ये उसकी थ्योरी है। सही बात है, बहुत बहुत सही बात। और इसीलिए जब उसने 1916 में लखनऊ पैक्ट किया ना, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को इकट्ठा करने के लिए उसने जो है 10 से लेकर 16 तक जो स्टेप्स लिए हैं वो लोगों को बड़े भूल जाते हैं। मसलन 1900 बांकीपुर में मुस्लिम लीग के मंशूर को थोड़ा चेंज किया है, सेल्फ गवर्नमेंट सूटेबल टू इंडिया है जी, और उसका कांग्रेस का था सेल्फ गवर्नमेंट ऑन कॉलोनियल मॉडल, जिसका कनाडा को इन्होंने उसको खुद इंटरनल खुदारी दी थी ना अंग्रेजों ने, तो कहा उस मॉडल पे आए। ये कायदे ने उसको किया सूटेबल टू इंडिया। क्यों? यहाँ मुसलमान बसते हैं भाई, मुसलमानों को देना, ये इससे मतलब ये है। फिर यही चीज़ उसने 1913 के कांग्रेस सेशन को में कांग्रेस के आइन को चेंज किया। देखो कैसे प्लान नहीं, आप बता रहे हैं कि जो पहला दौर है कायदे-ए-आज़म का 1929 और उसके बाद का, उसमें भी सिमिलैरिटी है कि मुस्लिम एक तो कॉज वो सामने है हमेशा। वही बात जो ये जो लखनऊ पैक्ट है, मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हुए हैं ना, मिलकर उन्होंने इन द शेप ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस यूनाइटेडली उन्होंने डिमांड किया। अब पाकिस्तान मूवमेंट पे आ जाए।
पाकिस्तान मूवमेंट में भी जब तक ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है, यानी गांधी और नेहरू एक तरफ, दूसरा कायद-ए-आज़म, और थर्ड फोर्स है माउंटबेटन अंग्रेज जो है, तीनों जब तक मुत्तहिद नहीं हुए ना, 3 जून प्लान नहीं बना। बिल्कुल सही बात। जो आज़ादी का प्लान बनता है वो ये का मुसलमानों हिंदुओं को जब कायदे बार बार कहता रहा भाई आपने 1916 में मुस्लिम लीग को एज मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात माना है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान आर्गुमेंट दे रहे हैं, आज क्यों नहीं मान रहे आप? सही बात है। फोर्स किया ना उनको भी। बिल्कुल सही। और इसी पर उसने पाकिस्तान बना दिया है। देखो फिर यहाँ एक मैं कुछ बात राइटर्स इन 2 चीज़ों के बारे में गलत बातें करते, नाम नहीं लूंगा किसी का, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी सर, नहीं ज़रूर थोड़ी सी 2 मिनट बात ये, और बल्कि पिछले 10-15 साल में बहुत सी ऐसी किताबें आई हैं कन्फ्यूजन पैदा करने जिन्होंने कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। एक लखनऊ पैक्ट के बारे में बात करूँ, एक के बाद लोग कहते हैं कि शायद अंग्रेजों के वहाँ पे ये हो, वो पाकिस्तान वाला जो है। मैं इन दोनों को जवाब देना चाहता हूँ। जी अगर आप जी, हम अगले सवाल में आपसे यही सवाल करेंगे। और ये हम भी ये ज़रूरी समझते हैं क्योंकि तो नाम नहीं लेंगे, ऐसे बात करेंगे कि आखिरी 10-15 सालों में जो मुझे याद पड़ता है, शायद इससे पहले भी आई हों, लेकिन मुझे तो 10-15 साल में याद है कई किताबें, एक नहीं कई किताबें ऐसी आई हैं जिनमें कायद-ए-आज़म के हवाले से गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन एक बात है, ना स्कॉलर्स में और ना आवाम में उन किताबों की कोई पजीराई कोई नहीं जानता। जी डॉक्टर साहिबा, एक तो कायद-ए-आज़म की इस स्ट्रगल के हवाले से कि वाकई जैसे आपने ख़ुद एक कॉल पेश किया था कि कायद-ए-आज़म ना होते तो पाकिस्तान बनना बहुत मुश्किल था, अगर नामुमकिन नहीं, या अगर हम मुमकिन भी कहें तो बेहद मुश्किल था। इतनी क्लैरिटी और इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी में नहीं थी जो खड़े होके उस वक्त इतने पावरफुल अंग्रेज़ का और उस साम्राज्य का मुकाबला कर सकता। वो आप फरमाइएगा, और फिर वो इकोनॉमिक विजन के हवाले से भी बात करेंगे। देखें, वो करिश्मेटिक लीडर की भी बात अभी डॉक्टर साहब ने की है ना, ये हम लफ्ज़ों को तो हम समझ सकते हैं ना कि ये जी ठीक है, ये यूज़ होता रहता है, लेकिन जो क्वालिटी उस वक्त उनकी आपको नज़र आती है, जी बिल्कुल, वो उनके नज़र में बहुत एक तो शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं थी। उन्होंने ना 40 से ही शुरू कर दिया था कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए नेशन कैसे होगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया बहुत सारे उसके इवेंट के थ्रू, उसके साथ साथ फिर उनको ये था कि ये जो नेशन मैं बनाने जा रहा हूँ या ये जो कंट्री में बनेगी, इसने आगे सस्टेन होना है। उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशनल काम उसका शुरू कर दिया। उस ट्रांसफॉर्मेशनल के लिए उनके पास ही वॉज हिमसेल्फ, उस वक्त उनके पास और कोई देने वाला विजन नहीं था, या वो किसी और के साथ ऐसे एसोसिएटेड नहीं थे, वो खुद थे, खुद से। यही काम होता है एक लीडर का कि वो आपको विजन दे के उसको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करके फिर बताता है कि जी आपने मैंने अगर आपसे अपना काम कराना है या अपनी थॉट आपसे मैंने प्रैक्टिस करानी है तो उसको खुद में कैसे करूँगा पहले, और वो करके उन्होंने दिखाया। उसके साथ साथ आप अगर देखते हैं जब वो पाकिस्तान बनने शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक चीज़ के ऊपर नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर नहीं, उन्होंने डिफरेंट आपकी मशीनरी, आपकी इकोनॉमी, जैसे हम बाद में आएंगे, बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने अपनी तवज्जो रखी हुई थी, बिकॉज कि उन्हें पता था कि सस्टेनेबल एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए सिर्फ एक ज़मीन का एक जियोग्राफी होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए उसको आगे कैसे चलना है। सो उन्होंने ना सिर्फ स्टूडेंट को लीडरशिप दी, उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको लीडरशिप दी, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को लीडरशिप, जिसके लिए अभी हमने जिक्र किया यहाँ पर कि जो उनके ओपोनेंट्स थे वो उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते थे। तो एक अनफोल्ड करना एक ऐसी रियलिटी जिसको अगेंस्ट टेने वॉलपेट ने कहा ना कि ऐसा लीडर जिसने हिस्ट्री चेंज की, ऐसा लीडर जिसने जियोग्राफी चेंज की जी, और जिसने फिर एक नेशन स्टेट बनाई। तो वो लीडर वो आपके ना तो मुस्लिम है ना ना ही आपके सब कॉन्टिनेंट के हैं जिन्होंने ये लिखा कि दुनिया में ऐसा लीडर दुनिया में नहीं है। तो हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सच लीडर्स ना। तो डॉक्टर साहब, ये बात डॉक्टर साहिबा ने एक बहुत जिसको कहते हैं अहम बात की कि कायद-ए-आज़म के हम कुछ अक़वाल पढ़ते हैं बार बार, जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। इसके बाद पाकिस्तान के जब पाकिस्तान बनने जा रहा था उससे चंद रोज़ कबल या चंद रोज़ बाद मुझे याद पड़ता है उनका
मैसेज आया कि कोई दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। वो जो पीछे जज्बा और जो स्पिरिट और जो यकीन था, वो डॉक्टर साहिबा ने जो अभी बात की, वो भी एक वजह थी कि 40 से आप तैयार कर रहे थे, एक लीडरशिप कह लें या एक सिस्टम कह लें, कि जो फिर बाद में पाकिस्तान जब बनना था तो उसके बाद वो सेटअप होना था। दुरुस्त बात है। ये जो 40 से आगे एक तहरीक चूँकि बन जाती है, मूवमेंट बन जाती है, रादर देन पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग भी एक मूवमेंट के तौर पे काम करती है। लेकिन इसके पीछे अगर हम देखें तो वो 29 से जो 40 वाला फेज़ है ना, उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो लीडरशिप है वो प्रिपेयर कर रहे थे नेशन को इस सारी स्ट्रगल के लिए। और उसके लिए मैं पर्टिकुलरली इसका ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और इधर अल्लामा इकबाल प्रिजाइड करते हैं इलाहाबाद सेशन, और वो एक अलग मुल्क की बात करते हैं, एक आइडियालॉजी की बात करते हैं, और वहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से वहाँ क्वेश्चन होता है लंदन में कि आप तो मुस्लिम राइट्स की और इस हवाले से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और आपका दोस्त तो वहाँ एक और बात कर रहा है, तो उन्होंने उसे ऑन नहीं किया उस बात को उस वक्त। उन्होंने कहा कि ये अल्लामा इकबाल का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और ऑब्वियसली ये मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की थी। लेकिन हम इस जगह पे देखते हैं कि एक जो करिश्मेटिक लीडर होता है उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि उन्होंने उस आइडियालॉजी को ऑन किया। अल्लामा इकबाल की जो करस्पॉन्डेंस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुई है और जो लेटर्स इकबाल की डेथ के बाद पब्लिश हुए हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ जो लेटर आए, चूँकि कायदे आज़म बड़े कंपोज थे, उन्होंने वो संभाल के रखे हुए थे, लेकिन अल्लामा इकबाल वाले लेटर नहीं मिले, तो उन्होंने फॉरवर्ड में फिर उसको क्लियर किया कि जो अल्लामा इकबाल की जो गाइडलाइन है वो कैसे मैंने इनकलकेट की लोगों के अंदर। अब ये समझने की बात है कि उन्होंने उसे उस वक्त डायरेक्टली ऑन नहीं किया। वजह क्या है कि पब्लिक में एब्रप्टली अगर कोई चीज़ आप लेकर जाते हैं ना, तो उस पर फिर हो सकता है लोग उस पर एग्री करें ना करें। बिल्कुल सही। उन्होंने वो एक करिश्मेटिक लीडर थे और लीडरशिप की उनमें क्वालिटीज़ थी, उन्होंने वो जो थाट्स थी वो इंजेक्ट की लोगों के अंदर। और फिर रीजनल लीडरशिप या लीडर्स के लीडर्स थे ना, लीडर थे, तो वो रीजनल लीडरशिप है या पब्लिक है, उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया कि ये चूँकि अकोमोडेट हमें करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम हमारे लिए अलग स्टेट चाहिए। ये डॉक्टर साहब वक्फा लेना है, वक्फे के बाद जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आके आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलता है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत है जिस्म जान है, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप साहब मेहमानों से गुफ्तगू सिलसिला जी। डॉक्टर साहब, एक जो बात होती है कि दुनिया के जो एस्टेब्लिश्ड राइटर हैं, एस्टेब्लिश सवाने निगार हैं, उन्होंने कायदे आज़म की अज़मत पर और कायदे आज़म की पूरी ज़िंदगी पर बहुत बाकमाल किताबें लिखी हैं, जिनमें बाहर के लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तानी भी शामिल हैं, इंडियन शामिल हैं। अभी हम वो जसवंत सिंह की बात करते हैं, उसने बहुत कई चीज़ें हैं जिनसे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें कायदे आज़म की क्वालिटीज़ के हवाले से लिखी। लेकिन मैं देख रहा था कि पिछले 10-15 साल में कुछ चंद किताबें ऐसी भी आई हैं जिन्होंने जो मकबूल नहीं हुई, नाकाम कोशिश की डिस्टॉर्ट करने की या कुछ ऐसी बातें करने की जो हिस्टोरिकली दोज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग, बहुत गलत। तो कुछ आप उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं असल में ये बातें तो बहुत सारी हैं। जी जी। मैं सिर्फ दो हवाले से, एक तो लखनऊ पैक्ट के हवाले से बात करूँगा। जी जी। एक पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में कुछ डाउट्स लोग पैदा करते हैं। जी जी। ख़ास तौर पे कहते हैं अंग्रेज़ों का मफाद है, इस किस्म की बातें। तो वो मैं पहला मसलन जो लखनऊ पैक्ट है उसके बारे में बाज़ राइटर ये शो करते हैं कि ये
कायदे आज़म जो है कमिटेड कांग्रेसमैन था, और कांग्रेस के बड़ों ने उसको इनकरेज किया कि मुस्लिम लीग को साथ मिलाएं और लखनऊ पैक्ट करें। मेरा सवाल ये बात वैसे गलत है, सवाल का जो है कि जवाब ये कि गलत है, पहली बात। सही। दूसरा, इसका काउंटर ये है जी। कि अगर कांग्रेस ने ही इसको उनको स्पॉन्सर किया है तो कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट को उसके बाद हमेशा डिसओन किया। जी जी जी, वो क्यों किया? क्यों किया उसको डिसओन क्यों किया? बिल्कुल। कभी नहीं कहा कि हमने, और बल्कि वो अपने इनर सर्कल में कहते रहे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, बिल्कुल सही। मुसलमानों को बराबर ले आए हम। जी हाँ, ये कहते रहे। ये लखनऊ पैक्ट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हाँ। आपने भी खुद फरमाया और सामने भी कि मुस्लिम लीग एक नुमाइंदे के तौर पे मुसलमानों के सामने आ गई। मुस्लिम लीग बहुत मजबूत हुई और उनसे मनवा लिया, कांग्रेस से मनवा लिया, बिल्कुल ठीक। ये उनके, और फिर जो मैंने पहले भी हम बता रहे हैं कि कायदे में किस तरह वर्क किया, मुस्लिम लीग को चेंज किया, कांग्रेस को चेंज किया, फिर उसके अंदर इन्होंने जो इसके खिलाफ थे उनको उनसे डायलॉग किया उनके साथ, ठीक है। ये मेरी किताबों में बहुत तफसील से मेरे उसमें, और फिर कितनी मुश्किल से जो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो था तिलक, जो गांधी तो अभी उस सियासत में नहीं आया था उस वक्त, तो अगर 1915 में साउथ अफ्रीका से आ गया था वो, जी जी, लेकिन वो सियासी जलसे अटेंड करता था। लेकिन उनके जो राइटर्स हैं, मुझे उस पर भी एतराज़ है कि गांधी का जो सियासी कैरियर का वो 1919 से कहते हैं, भाई जब 1915 में इंडिया में आ गया, क्यों नहीं सियासी कैरियर उसको कहते हैं आप? सही जब लखनऊ पैक्ट के सेशन में भी मौजूद था, मैंने किताब में लिखा भी है, छोटी सी तकरीर भी की उसने हैं जी उनके हक में, और उसको डिसोन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिस्टॉर्शन है, मतलब है कि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस और हिंदू बहुत डिस्टॉर्ट करता, आज तक कर रहा है। बिल्कुल एक तो ये बात, कायदे आज़म का ये बहुत बड़ा कमाल है लखनऊ पैक्ट, ठीक है, और उसको उन्होंने कांग्रेस ने हमेशा डिसोन किया। और फिर इसकी एंड जो बात जो हुई है कि हिंदुइज्म की जो मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है वो लखनऊ जो नेहरू रिपोर्ट है 1928, जी जी, कोई शक नहीं, जिसको मौलाना शौकत अली ने कहा कि ये हिंदू चार्टर है। मौलाना शौकत अली ने कहा ये हिंदू चार्टर है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरे जो पाकिस्तान क्रिश्चियन के बारे में बात करते हैं, इसका मैं एक ही काफ़ी जवाब है, एक में जो टाइम थोड़ा होता है। जी जी, जब ये कायदे में नॉमिनेट हो गया, ये गवर्नर जनरल होगा पाकिस्तान का, तो जो पार्टीशन काउंसिल बनी उसमें कायदे-ए-आज़म और लियाकत मुस्लिम लीग की तरफ से मेंबर थे, उधर नेहरू और पटेल उसमें थे, माउंटबेटन उसका हेड था, और उसमें जो पार्टी इशू जो है ना, एसेट तकसीम करने ये बात, फिर उसमें पाकिस्तान के झंडे का इशू भी आया, मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जब कायदे-ए-आज़म से पूरे कायदे-ए-आज़म ने अपना प्लान पेश किया कि हमारा ये झंडा है वाइट स्ट्रिप पर, अगरचे बाद में पार्लियामेंट्री फॉर्म में 12 अगस्त 47 को लियाकत अली खान के मोशन पर ये झंडा हमारा अप्रूव हुआ है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं कायदे में पहले माउंटबेटन को सबमिट किया, और माउंटबेटन ने कहा कि इसके कॉर्नर पे ये यूनियन जैक वाला जिस पे क्रॉस लगा हुआ है ये भी लगा दे, ताकि आप पता चले कि आप कॉलोनी का हिस्सा रहे हैं। तो कायदे-ए-आज़म ने उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया, उन्होंने कहा कि वी आर मुस्लिम्स, हमारी मुस्लिम स्टेट है, और ये हम कभी भी ये नहीं मानेंगे, सही, और उसको हटा दिए। ये ट्रांसफर पावर वॉल्यूम के अंदर इसका जिक्र है, ये बाद लोग इसको पढ़ते नहीं है ना, इसको पढ़ के उसको अंदाजा लगा दें। मैंने तो जो ब्रिटिश लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से पढ़ा है, तो ये मैं दो बातों का जिक्र करना चाहता था कि कायदे-ए-आज़म के वो लोग समझते नहीं है कि कितना बड़ा लीडर है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहिबा, कायदे-ए-आज़म आपने जो एक बात की ना कि वो 1940 के बाद, और डॉक्टर अकमल साहब ने भी ये बात की थी कि 1940 के बाद फिर आप कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी सोचते रहे कि कुछ ऐसी चीज़ें इस्टेब्लिश करें कि जब पाकिस्तान बन जाए। और मुझे लगता है कायदे-ए-आज़म को तो 1940 में बिल्कुल यकीन हो गया था कि हम पाकिस्तान, जब बाकी सब समझते थे कि ये क्या बात है, भला जो इंडिया है ये भी कभी तकसीम हो सकता है, ये तो हमेशा एक रहा है, कायदे-ए-आज़म को यकीन हो गया था, और वो चीज़ें फिर करते चले गए। तो उनमें एक उनका इकोनॉमिक विजन भी था, उस हवाले से आप बताइए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 40 में ही उन्होंने एक जो चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू किया था ना, कि
آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ جب آ کے کھڑی ہو جائے گی تو صرف کھڑا تو نہیں کرنا اس کو. ایسے اب یہ صرف کارنامہ تو نہیں تھا کہ آپ نے ایک فریڈم لے لی, اس کو سسٹینیبل بھی کرنا تھا. اچھا, اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے اب آپ آئے اور 1947 14 اگست سے کام کرنا شروع کریں گے؟ آف کورس ناٹ. ایک ویژنری لیڈر یہی ہے کہ وہ 10 سال پہلے سوچنا شروع ہوئے کہ اس کو اگر میں نے کرنا ہے تو اس کے لیے وائبلٹی کیا کیا چاہیے ہمیں. اس وائبلٹی کے لیے انہوں نے امیجیٹلی اب 1947 کے بعد سے کام شروع کیا. ایک تو انہوں نے دیکھیں ہمیں یہ ہے کہ I'm sorry, جی جی ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ہی نیو کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف اے منی ان یور لائف, اور ظاہر ہے ایک ملک کی اکانومی کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے اس کی سروائیول کے لیے. تو انہوں نے آتے ہی ایک تو جو انڈسٹریل زونز ہیں جس کی آج ہم بات کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں یہ کوئی نئی ٹرمینالوجی ہے, یہ اس وقت انہوں نے کی تھی. جو آپ کی مشینری ہے سروس کے لیے یا پبلک سیکٹر کی جو مشینری ہے, چونکہ بہت میگر مشینری کے ساتھ اور ریسورسز کے ساتھ پاکستان بنا, اس کے اوپر انہوں نے توجہ دینا شروع کی کہ آپ جو پالیسیز ہیں اس کو بنانا شروع کریں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے لیے ایکوٹی یا اکنامک ڈیولپمنٹ از مور امپورٹنٹ دین لینڈنگ آن اے مون. آپ چاند پہ پہنچ جائیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ نے ملک کے اندر اکانومی اور ایکوٹی کا لفظ انہوں نے یوز کیا, جو کہ آج ہم سمجھتے ہیں جی ایکوالٹی اور ایکوٹی میں یہ ڈفرینس, اور بڑی ماڈرن انسٹرومنٹ کے ساتھ ہم چیزیں سمجھاتے ہیں. ہی واز دا ون جس نے کہا کہ ایکوٹی, سوشلی ایکوالٹی اینڈ اکنامک ایکوٹی کی بات انہوں نے کی کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے ملک سروائیول نہیں ہو سکتی. لیبرز کے کیا رائٹس ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے وہ کہتے تھے اگر آپ نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو انشور دا لیبر رائٹس. اسٹوڈنٹس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈز دا اکانومی آف اے کنٹری. تو انہوں نے اس وقت ایک ویژن دیا تھا, دیٹ ویژن واز ویری پروگریسو ویژن, ایکوالٹی کا ویژن تھا, اور اکنامک ڈیولپمنٹ, ڈیولپمنٹل اسٹیٹ, اور اس کے ساتھ ایک وائبل اسٹیٹ. یہ ان کا, اگر میں اس کو ایکسپلین کروں بریفلی, تو یہ ان کا ویژن تھا. واہ واہ. ڈاکٹر اکمل حسین شاہ صاحب, وہی بات کہ آج 25 دسمبر 2021 ہے اور ہم قائد اعظم کی اینیورسری منا رہے ہیں, اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج اگر ہم ایک آزاد قوم کے طور پر زندہ ہیں تو یہ قائد اعظم کی وجہ سے. اور ابھی بھی جو ہمارا ملک مضبوط ہے اور جو اسٹیبلشڈ ہے اور جو ادارے ہیں, ان اداروں کی مضبوطی کی ابتدا قائد اعظم نہیں کی تھی. پروفیسر آپ کا جواب ہم ضرور لیں گے, چونکہ بریک کی جانب ہمیں عبدی صاحب بڑھنا ہے, تو بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ سے گفتگو کی جائے گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح. ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح. ویلکم بیک ناظرین. سسور کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع کہ قائد اعظم ایک عظیم رہنما, قائد کی نظر میں معاشی نظام کی اہمیت. آج کے موضوع پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر اکمل حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی عبدی صاحب. جی ڈاکٹر اکمل حسین شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. سوال میرا ان سے یہ تھا کہ 1940 کے بعد ہی سے ایک قائد اعظم نے اداروں کے اسٹیبلشمنٹ کا سوچنا شروع کیا تھا, اور ہم نے اکثر یہ بات کی اپنے کچھ گزشتہ پروگرامز میں بھی کہ کانگریس اور جو اس کے چوٹی کے لیڈر تھے نہرو اور پٹیل, اور یہ ان کا یہ پکا خیال تھا. یہ پکا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ تاکہ اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو سکے. یہ پاکستان 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا, تو اور اسکالرز بتاتے بھی ہیں. تو یہ قائد اعظم کی ویژن ہی تھی کہ انہوں نے ایسے ادارے اسٹیبلش کرنا شروع کیے, اور
1 سال بعد بھی یعنی 1 سال کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اسٹیٹ بینک اور اسی طرح بہت سے ادارے, تحقیقاتی ادارے, تو یہ ایک ویژن تھی, اس وجہ سے پاکستان قائم رہا. فرمائیے گا ڈاکٹر. جی ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ ان کا ویژن کیا تھا. اور ویسے 22 مارچ یعنی 23 مارچ والی ریزولوشن سے ایک دن پہلے 22 مارچ کو بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ان اداروں کے حوالے سے بات کی تھی اور اکنامک ایکویلٹی کی بات وہ کیا کرتے تھے. اب وہ اکنامک ایکویلٹی کو بھی ہم نے اس انداز میں دیکھنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اس کے حوالے سے کیا تھا. وہ ایگلیٹیرین سوسائٹی کی ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ ایک تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ بھی ان کے ہاں بڑا کلیئر تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی, پرائیویٹ انٹرپرائز, انڈسٹریز, ان پہ بات کی ہے. دوسری طرف انہوں نے کرٹیسائز بھی یہ کیا ہے کیپٹلزم پہ بھی کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کے وہ اگینسٹ ہیں, غریبوں کی انہوں نے بات کی ہے. اور میں اس حوالے سے ایک بات ان کی ویژن کی یہ کروں گا کہ یہ جو بیلنس ہے یہ اصل میں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جس میں نہ تو یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور نہ یہ ہے کہ اب آپ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہو. انہوں نے بڑی انڈسٹری کی بات بھی کی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے بڑی انڈسٹری. لیکن جب ان سے پوچھا گیا نا کہ یہ آپ آئیڈیالوجی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اسلام میں یہ سسٹم کیا موجود ہے, تو بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اسلام از اے وے آف لائف. اسلام طرز زندگی کا نام ہے. اب اسلام طرز زندگی کے نام پہ اگر ہم ان کے ویژن کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری بات اس میں کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ازم ہیں یہ بڑے بعد کے ہیں. ان ازمز سے پہلے اسلام موجود ہے. یعنی ان کا ویژن, ایک میں چھوٹی سی بات اس اداروں کے درمیان ایک اور بات کرتا ہوں کہ 14 اگست والی جو ٹرانسفر آف پاور کے وقت مختصر سی تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی, اور اس سے پہلے ماؤنٹ بیٹن کی بڑی مختصر سی تقریر ہے. تو ماؤنٹ بیٹن نے اس میں ایک بات کی کہ جو رواداری ہے, ٹالرنس ہے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکبر دا گریٹ کی ایگزامپل آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. اب اکبر کے بارے میں ہماری سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے ایملگمیٹ کیا ڈیفرنٹ ریلیجنز کو اور دین الہی بنایا, تو مسلمانوں کے پاس تو وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح ڈائریکٹلی کسی پہ کرٹیسائز اس طرح نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ بات کی ہے تو یہ درست نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن ان کے پہلے پیراگراف جو ہم اگر پڑھیں ان کی اسپیچ کا تو اس میں انہوں نے بات کی کہ ٹالرنس کے لیے, رواداری کے لیے ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو ویژن تھا اداروں کے حوالے سے, جب انہوں نے اسلام از اے وے آف لائف کہا ہے, اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے, تو اسلام میں اداروں کے لیے ڈائریکشنز موجود ہیں. اب جب پنجاب پروونشل مسلم لیگ نے, اس میں ذرا لیفٹسٹ لوگ موجود تھے اور انہوں نے اس طرح کا ایک فارمولہ جو بنا کے پیش کیا, جب یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں 40 سے 46 تک تقریباً اس طرح کی پلاننگ کی جو باتیں ہوتی رہی ہیں, تو اس پہ انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا, اس پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن بعد میں جب بات کی تو کہا کہ اسلام کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہم نے ادارے بنانے ہیں. اب ان اداروں کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اس میں نہ تو کیپٹلزم کی طرح ایک خاص طرح کی بات موجود ہے کہ وہ دولت مند جو ہے وہ زیادہ دولت مند ہوتا چلا جائے اور ارتکاز دولت ہو, اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اسٹیٹ کو دے دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بیلنسڈ اپروچ موجود ہے. بالکل درست ہے, بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی کیونکہ موجودہ دور میں ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ جس جگہ ادارے مضبوط ہوں گے وہاں خوشحالی ہوگی, اور اتھارٹیرین رول یا انڈیویجول کیپیسٹی کی باتیں وہ نہیں ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی, اور دنیا تو اب عالمگیریت کی طرف چلی گئی ہے. لیکن قائد اعظم کا مشن تھا یہ کہ جتنے بھی ادارے پاکستان میں مضبوط ہو سکیں اتنا ملک آگے بڑھے گا. بالکل بالکل صحیح کہا. اگر کانسٹیٹیوشن پاکستان کا یہ مطالعہ کیا جائے نا کہ یہ وہ لیگسی پہلے والوں سے یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے ہمارا, لیکن پہلے والے جتنے آئین ہیں اس میں بہتر چیزیں اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. جیسا لیاقت علی خان کا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے مارچ 49 والا, وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے 2A کے تحت, آرٹیکل 2A کے تحت. تو ساری چیزیں اس کے اندر یہ اور اس میں یہ آپ جو اداروں والی بات کی آپ نے کی, شاہ صاحب نے کی ہے, میڈم نے کی ہے,
ये बिल्कुल सही है। और हमारे आइन के अंदर बड़ी खूबसूरती से तमाम इदारों का रोल मुतय्यन कर दिया गया। और बात यह है कि रिस्पेक्टफुली एक इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए और अपना रोल सही तौर पर अदा करना चाहिए। बिल्कुल बात ये है, बिल्कुल सही। तो इसलिए कायद-ए-आज़म ने एज गवर्नर जनरल उसकी कई तकारीर हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए सही काम करें। और फिर जो रियासत का लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है, स्टेट का लफ्ज़ जो है, वो बाज़ बात बड़ा कंफ्यूजिंग बाज़ औक़ात देते हैं इसको सही कि रियासत और मसलन रियासत जो है एक इदारे का नाम है या गवर्नमेंट का नाम है या किस चीज़ का नाम है, ये है ना, ये पूछा जाता है। सही। जो स्टेट है तो उर्दू में हम रियासत इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन बाज़ को मसलन एक सियासतदान उठेगा कि ये काम हो रहा है तो रियासत किधर है। सही बात। रियासत कोई जानदार चीज़ है, बताए ना। सही बात है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रियासत जो है वो जो चार आबादी है, आपका हदूद, आपको जोग्राफी है, आपका क्लाइमेट है, आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जोग्राफी है, सारे मिलकर एक रियासत बनती है। अब इसके अंदर जो मुतहर्रिक चीज़ है वो हुकूमत है। जो हुकूमत की मेरा जवाब ये है कि हुकूमत के वक्त जो है वो रियासत की कस्टोडियन है। बिल्कुल ठीक है बात, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए बाज़ बंदे रियासत को ब्लेम करते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत कर रहे हैं कि कहीं उस हुकूमत वक्त को ब्लेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कायद-ए-आज़म की सोच के मुताबिक मैं सारी बातें जी बिल्कुल ठीक। कायद-ए-आज़म वो कह रहे जो हुकूमत वक्त है वो रियासत की नुमाइंदा है, कस्टोडियन है, उसका उसने ख्याल भी रखना है, उसको प्रमोट भी करना है, और उसके जो रियासत के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसके अवाम है। जी बेशक। अवाम की को खुशहाल रखना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना और कोई तकलीफ उनको ना हो और उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे आर्म फोर्सेस का काम है। यानी जो पॉलिसीज़ हैं और खुद इदारों की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो नेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, अवाम के मुताबिक होनी चाहिए। हुकूमत जो है उसका काम है कि तमाम इदारों के दरमियान जो है लेज़ॉन क्रिएट करे। हाँ बिल्कुल। एक ब्यूटीफुल, ये नहीं कि एक इदारे को दूसरे के साथ लड़ावा दे। सही है बात। ये और फिर जो पार्लियामेंट कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक जो पार्लियामेंट का रोल है कि इस रियासत के इदारों में एक हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के को बताए कि मैं ये काम ऐसे करना चाहती हूँ, बहुत, और पार्लियामेंट की अप्रूवल से फिर उसको आगे लेके चले। बहुत डॉक्टर साहब ने कितनी खूबसूरत अंदाज से डिफ़ाइन किया बहुत सारी चीज़ों को। डॉक्टर साहब आप से पूछना चाहूँगा, आप बड़ी स्पेसिफिकली अब आपके मौजू पर आ जाते हैं क्योंकि इकनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमी आपका मौजू है। कायद-ए-आज़म इकनॉमिक्स को, इक़्तिसादियात को किस कदर अहम समझते थे कि 1 जुलाई को जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह कर रहे थे तो मैंने वो अहवाल फ़ातिमा जिन्ना की किताब में पढ़ा, जो माई ब्रदर उनकी है, कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब थी। उन्हें कहा गया, बल्कि शायद मिस फ़ातिमा जिन्ना ने भी कहा कि आप अपना मैसेज भेज दें और आप ना जाएं, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा नहीं, ये एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका मैं इफ्तिताह करने जा रहा हूँ, अगर ये सही तरह ना हुआ तो लोग कहेंगे कि शायद मुसलमानों में ये एबिलिटी नहीं है कि वो इक़्तिसादियात को संभाल सकें। यानी कायद-ए-आज़म किस कदर इसको अहमियत देते थे। और फिर स्टेट बैंक के हवाले से जो उन्होंने कहा, इक़्तिसादी पॉलिसीज़ के हवाले से ये कहा, और ये विज़न दी कि ऐसा सिस्टम बनाएं, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ना जो जितने दुनिया में निज़ाम हैं, और आपने बड़ा क्लियर कहा कि ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम सिस्टम दें दुनिया को। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसके अगर हम इसे कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, अब देखेंगे कायद-ए-आज़म बड़ी यंग एज में एक ऐसी सोसाइटी में देखी उन्होंने यूके में रह के, कि वहाँ उनको ये नज़र आया कि बात तो इस्लाम करता है जी, एगलिटेरियन सोसाइटी की, इक्वालिटी की और एक वेलफेयर स्टेट की, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन जो उन्होंने देखी प्रैक्टिकली, वो उन्होंने जाके देखी यूके के अंदर कि जो यहाँ हो रहा है सारा। अच्छा, वो बेशक अपनी डिग्री लॉ की लेने गए, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ऑब्जर्वेशन थी ना, वो आप देखिए कि उनकी लीडरशिप के किसी एक कॉन्टेक्स्ट में उनके बैक ऑफ माइंड पे आपको नजर आती है। एक तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है ना, लेकिन उसके साथ साथ जो बैकअप ऑफ हिज माइंड चलता था कि वो
एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस है, एक इकोनॉमिक गवर्नेंस भी है। इसलिए उनके नज़दीक चूँकि उन्होंने वो सोसाइटी देखी थी, जो इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल था। अब वो किसी भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, ज़रा डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के अंदर आएगी। तो ये एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी, विजन था कि आपके पास एक डिसेंट्रलाइज, जिसको आजकल हम कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सिखाती है आपको, जो कि उस वक्त उन्होंने बात की थी कि आप जो आपके पावर्स हैं उसको नीचे तक दें। डॉक्टर साहब एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ये बहुत अहम पॉइंट है और आज के हमारे प्रोग्राम की समझे ये सेंट्रल पॉइंट है। आप इसका बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ससुर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। अपने मेहमानों से इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी आब्दी साहब। जी, हमारी तो वक्फे के दरमियान भी ऐसे इंटेलेक्चुअल से लर्निंग जारी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा से मैंने सवाल किया था कायदे आज़म की इकनॉमिक विजन और वो कितनी अहमियत देते थे, उस हवाले से बात आप फरमा रही थी। जी हाँ जी, तो मैं कह रही थी उन्होंने उस सोसाइटी से सीखा। उसके बाद अब हम आके इस वक्त देखते हैं जी कि ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात है जी, न्यू आइडियाज़ की बात है। ये उन्होंने उस वक्त की थी कि आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसी होगी, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है वो कैसी होगी। उन्होंने स्टेट बैंक को उस वक्त, जैसे आपने भी आब्दी साहब ने भी जिक्र किया, एक डायरेक्शंस दी थी कि आप इस तरह की पॉलिसीज लेकर आइए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ला सकें, क्योंकि उस वक्त भी पाकिस्तान की सिचुएशन आज भी हम देखते हैं बड़ी रेलेवेंट चीज़ें हैं कि हमें आज भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि इसको आप कितना एब्जॉर्ब करने वाली सोसाइटी बनाएंगे, वो आइडियाज़ में और या इन्वेस्टमेंट हो। तो इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पास एक वायबिलिटी रहेगी। इंडस्ट्री की बात उन्होंने बहुत ज़्यादा की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि आपने कंज्यूम नहीं करना, आपने प्रोड्यूस करना है और आपने रेवेन्यू अर्न करना है। रेवेन्यू अर्न करना है तो आपकी एक स्टेट और गवर्नमेंट जो है इट कैन रन इट्स बिजनेस। तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने लेबर्स की बात, जैसे पहले भी हुई है कि लेबर्स की जो वर्किंग कंडीशन और एथिक्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी उन्होंने बात की कि ऑनर्स जो आपके मालिक हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो बच्चों को या उनके वर्कर्स को किस तरह की अहमियत देंगे। तो इस तरह उन्होंने डिफरेंट लेवल के ऊपर इस इकोनॉमिक विजन को एक, जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान को वायबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए और इसका रेवेन्यू कैसे आएगा उसके लिए उन्होंने अपनी चीज़ें जो है वो बार बार कही। जी बिल्कुल। डॉक्टर अकमल हुसैन शाह साहब, इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से या मुल्क की इक़्तिसादियात के हवाले से बात करें तो कायदे आज़म की बहुत अहम स्पीचेज़ हैं इंडस्ट्री के हवाले से। जी। और फिर उस वक्त आप देखिए कि कायदे आज़म ने जो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के, हम अपने एक प्रोग्राम जो हम तालीम के हवाले से करेंगे उसमें हम तफसील से बयान करेंगे, लेकिन अभी भी उसका ज़िक्र हो क्योंकि इकॉनमी से ये बड़ा डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि आज भी हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि जापान ने, कोरिया ने वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग उनकी बैकबोन है, बल्कि वो तो बहुत आगे निकल गए। आज हम वियतनाम को अगर देखें तो अब ये जितने हमारे गैजेट्स हैं हम देखते हैं उसके पीछे खोलें तो वियतनाम लिखा हुआ आता है। उन्होंने पिछले 10 से 12 साल में टर्न अराउंड कर दिया और वो वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के ज़रिए किया। वो इस पर सीरियस हुए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्किल फोर्स जो है उसको हम मजबूत करेंगे। तो ये पिछले 10-12 साल में वो कहीं से कहीं वियतनाम पहुंच गया। कायदे आज़म ने उस वक्त ये बात की थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग इसको बहुत अहमियत देनी है और इंडस्ट्री के हवाले से। तो मेरा ख्याल है अभी भी अगर हम वो गाइडलाइन निकाल लें ना तो कमाल है कि 80 साल बाद भी वो उसी तरह रेलेवेंट हैं। बस ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तो उस तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या डायरेक्शंस दिए हैं। जो टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की बात की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
बड़ी खूबसूरत इस हवाले से क्रिटिसिज्म है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट। उन्होंने कहा ये निज़ाम जो है ये क्लर्क पैदा करने वाला है। जी जी, यानी उन्होंने कहा आप ये उसी BA तकरीर में कहा आप बिल्कुल सही कि जहां उन्होंने वोकेशनल टेक्निकल स्किल की बात की ना, स्किल की वहाँ ये बात क्या कि BA MA करके आप क्या करेंगे, तो उसमें ज़रा उनकी डायरेक्शंस यही थी कि आप इस तरफ आएँ, इंडस्ट्री की तरफ आएँ। अच्छा, उसमें भी उन्होंने बैलेंस भी रखा है, यानी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की भी बात की। एग्रीकल्चर की जहाँ बात की वहाँ फिर जो काश्तकार हैं उनके राइट्स की भी बात की, लेबर राइट्स की भी बात की। अच्छा, काश्तकारों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप कहते हैं ना वो प्रोडक्ट जो है वो महंगी कर देते हैं या महंगी हो रही है या इस तरह की, तो आप बाकी प्रोडक्ट्स महंगी ना करें, जो उनके एक्सेस में रहें, ताकि आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते दामों मुयस्सर हों। यानी उन्होंने बैलेंस इंडस्ट्री में भी और उसमें बैलेंस रखने की कोशिश की। और दूसरा, इंडस्ट्री के हवाले से हमें पता है कि बिग बिजनेस टाइकून्स जो हैं उनको कांटेक्ट पहले से करना शुरू किया, यानी 47 से बहुत पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें कन्विंस करना शुरू किया कि आपको जहाँ फैसिलिटेट किया जाएगा। और वो हमें पता है कि बम्बे से और बाकी इलाकों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शिफ्ट होके कराची में आए, उन्हें फैसिलिटेट किया गया। और इदारों की जो हम पहले से बात करें, ज़रा कि ये इम्पॉर्टेंट पिलर है, इकानमी जो है वो इम्पॉर्टेंट पिलर है किसी सोसाइटी का। उसमें जो लास्ट मैंने गुफ्तगू की थी कि इस्लामिक सिस्टम की बात, यानी आपने आइडिया कहाँ से लेना है, थ्योरी और प्रैक्टिस में भी उन्होंने बैलेंस रखा कि थ्योरी ज़रा है कि आपने वहाँ से रहनुमाई लेनी है और वो आपको जो रहनुमाई मिलती है वो कोड्स में है। बाकी आपने जो इंडिजिनस रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो आपकी इंडिजिनस चैलेंजेस हैं, उनको आपने सामने रखना है और अपने लिए सिस्टम बनाना है। यानी ये कायद-ए-आज़म की जो सोच थी वो इसमें बड़ी ये खूबसूरती है कि थ्योरी कहाँ से आपने लेनी है और प्रैक्टिस करते हुए आपने अपने जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रख के इदारे बनाने हैं और उनको चलाना है। बिल्कुल। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, आप अभी कुछ बातें कर रहे थे कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे, फिर मैंने एक पहले भी बयान किया था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि लोग जिस चीज़ से जाहिल होते हैं, जिस चीज़ का उन्हें पता नहीं होता, उसके वो दुश्मन होते हैं। तो जिस चीज़ की हमें मालूमात नहीं होती ना, तो फिर हम उसके वो दुश्मन बन जाते हैं। तो कायद-ए-आज़म के हवाले से जब ठोस मालूमात, जैसे आप फरमाते हैं ना, आपने तो प्राइमरी सोर्सेज देखी और फिर आप ख़ुद प्राइमरी सोर्स बन गए ऐसी किताबें लिख के, नौजवान नस्ल को कायद-ए-आज़म की ये अज़मत और उनकी ये ट्रेट्स और उनकी ये उनका रिज़ॉल्व, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विज़न, ये कैसे पहुंचाई जाए आगे? ये बड़ी ज़रूरी बात है माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में जो कायद-ए-आज़म की जो ख़ुद शख्सियत है ना, जी जी, अगर शुरू से कांग्रेस पीरियड से लिया जाए ना, जी जी, वो ऐसा लीडर था कि वो तो आवाम से मोहब्बत करता ही है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कई शायरों ने, आप देखें पाकिस्तान मूवमेंट में तो है ही है, कांग्रेस के पीरियड में भी उनको प्रेज किया। बिल्कुल ठीक है। ये सरोजिनी नायडू की बात हम पहले कर रहे थे, बल्कि वो कहते हैं ना बॉम्बे में गालबन या कलकत्ता में उनके नाम का हॉल कोई 1920s में जिना हाल है, वो जिना हाल। जी जी। तो ये जो सरोजिनी नायडू की बात में उससे पहले की बात कर, जी जी, कांग्रेस की 1915 में एक मीटिंग हुई है। जी जी, ये सरोजिनी नायडू जो पोएटेस नाइटिंगेल ऑफ जी इंडिया जी जी, कांग्रेस की सदर भी फिर बाद में इंग्लिश में बड़ी जबरदस्त वो शायरी करती थी। उसने एक नज़म पढ़ी कांग्रेस के इजलास में। अच्छा अच्छा, कायद-ए-आज़म की शान में। अच्छा, ये 1915 की बात। अच्छा अच्छा। और उसमें उसने लिखा है कि जिना इज अवर आइडियल। अच्छा। और स्पेशली फॉर द यूथ, ये है कि यूथ को जो सही गाइड करने वाला बंदा, जो मॉडल है हमारे लिए, वो जिना है। सही बात। और फिर उसने जो कंक्लूड किया इस बात को कि आई हैव लर्न 3 lessons फ्रॉम जिना। सरोजिनी नायडू ने ये हाँ जी, 3 lessons, मैं अपनी किताब में लिखा भी है इसको। जी जी, सही। एक तो है लॉयल्टी टू योर रिलीजन। अब उस दौर में हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे ना सारे, जी जी, कि कायद-ए-आज़म ये कहता है कि मुनाफिकत ना करो, जिस मजहब से हो उसी से लॉयल करो। उसी से बिल्कुल। है ना, कमाल है ना। जी जी, ये उससे सरोजिनी नायडू हिंदू लेडी कह रही कि मैंने इससे ही सीखा है, कमिटमेंट टू योर रिलीजन। फिर लॉयल्टी टू योर
पेरेंट्स एंड फैमिली, ये कायद सीखे। और तीसरा लेसन है लॉयल्टी टू योर कंट्री। कंट्री, बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये 1915 की बात है। बिल्कुल। और ये आज भी ये 3 बातें इसी तरह लागू हैं, इसी तरह उन पे अमल करना चाहिए। आप देखो ना, एक उसका विजन है ना, जी। और फिर खाली विजन नहीं है, वो किस तरह वो जो बोलते जिस तरह कायदे आर्गू, जब असेंबली में आर्गू करता था ना, तो उसके बारे में बुलेथुन ने भी लिखा है और भी लोगों ने लिखा है। कायदे आज़म बातचीत जब करता था ना, तो बास का तो अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल कर रहा था कि विद इंग्लिश के मीडियम्स कैसे जैसे साम टाम पोइटिक स्टाइल में वो बात कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें रिदम पैदा हो जाता था, और लाइक ए गुड इंग्लिश पार्लियामेंटेरियन। बिल्कुल दुरुस्त आप। जैसा इंग्लिश पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा है ना जी। कि उसमें बेंचेस पड़े हुए हैं अभी तक जी रखे जी पुराने, जी 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 बिल्कुल और आमने सामने बैठते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और वो बाज बेंच पे हाथ मार के बात करते हैं, है जी। सही है। और जो जज्बे थे, तो ये कायदे का स्टाइल था उस वक्त। वो फिर जो मैंने कहा था ना कि नौजवान नस्ल तक ये कैसे पहुँचें, तो कायदे आज़म की स्पीचेस और उनकी राइटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, और किताबें भी लिखी गई उस पर, यानी उनकी किताबों में मौजूद हैं। तो उनकी ब्यूटीफुल इंग्लिश और वो जो इस्तदलाल का अंदाज़ और अल्फाज का इस्तेमाल, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इवन जो BBC ने और रेडियो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किए हैं, जी जी, उनका रिदम देखें आप, जी जी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, बिल्कुल सही। कि मुसलमान कैसे पॉज देता है, जी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हाँ हाँ भी घबराया नहीं करता। हाँ, स्टाइल देखो ना क्या जी जी बिल्कुल सही, किस तरह इंस्पायर करता है नौजवान। बिल्कुल सही है। वो मुझे याद है फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में जिक्र किया कि जब आप महाजरीन के कैंप्स में गए लाहौर में, जी जी जी, तो वहाँ फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि वहाँ बिल्कुल मुझे और ही तरह के कायदे आज़म नज़र आए, यानी एक ख़ास जज्बात दिखाते हुए, एक ख़ास जज्बा दिखाते हुए। और वहाँ फातिमा जिन्ना ने लिखा कि मैंने पहली दफ़ा उनसे ये वाली बात सुनी कि शहादत की आरज़ू सबको है, और खुदा की राह में शहीद होना जो है ये एक बहुत बड़ा ये बड़ा नाम है। एजाज़। और फिर शायद इसमें कैंपों में कायदे आज़म ने इस बात को नोट किया है कि रोना धोना नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। सब जो काफिले आ रहे हैं ना, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं, शुक्र है पाक सरजमीन में हम पहुंच गए। बिल्कुल सही। बाज ड्रामों में लोग बता जी रो रहे हैं, हमारे माँ को मार दिया, ये गलत बातें हैं। ऐसे नहीं है, मुसलमान कौम कभी घबराती, जिहादी कौम ये है। आप जैसी शख्सियात हैं ना कि जिनसे ट्रू चीज़ें सुननी चाहिए। मैं अपना छोटा सा वाक़या बता जी। अच्छा, ये हमें वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ब्रेक से वापस आकर आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना। वेलकम बैक नाज़रीन, सर एक स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आप साहब आखिरी सेगमेंट है जी। अब कायदे आज़म के हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट्स बताना चाहें, और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन और हमारे नाजरीन, एक ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी जिसको दुनिया ने माना है कि वो दुनिया के अजीम लोगों में से एक हैं। डॉक्टर साहब एक वाक़या आप कुछ सुना रहे थे। मैं बता रहा था कि मैं आई बिलोंग टू होशियारपुर, जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पंजाब में इंडिया में रह गया। जी जी, 5 साल का था जब पाकिस्तान बना मैं। अच्छा, तो वो तो शऊर में होता है बंदा। हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे वाल से फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो पार्टी 14 अगस्त से, यानी कि 8-10 दिन पहले ही वो पोस्टेड टू साहिबाल, या ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो वालदा हमें लेके आई, ये सिखों ने मारना शुरू कर दिया। तो वो फिर घर से हमारी वालदा, 5 बहन भाई,
تو وہ لے کے ہم بھاگے, کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوئے سارے. پھر وہاں سے ہمارا وہ ماموں ہے وہ اور انہوں نے پھر ہمیں ایک فوجی قافلہ تھا جس کے زخمی بھی تھے, اس میں مسلمان لاشیں بھی تھیں, اس کی محنت سماج کا ہمیں اس میں بٹھا دیا. وہ پھر ہمیں ریلوے اسٹیشن بتایا, وہاں سے پھر ہم لاہور میں آئے. ساری یادیں آپ کی اس سفر کی, اور ابھی بھی جب لاہور آئے تو میری والدہ جو ہے وہ سجدے میں گر گئی. شکر ہے ہم پاک سرزمین میں آ گئے. تو جو بھی قافلہ آتا تھا ہم نے لاہور میں دیکھا ہے ایسے ہی کرتا تھا. بالکل شکر, سارے کام بھول گئے. ہماری دادی کی شہید کر دیے, میرے 30-40 خاندان کے بندوں کو شہید کر دیا گیا, لیکن کوئی روتا کوئی نہیں تھا. سب خوش تھے ہم پاکستان حاصل کر لیا. یہ کمال تھا اس میں. واہ واہ, واقعی. اور اب ہمارے چند منٹس ہی ہیں, قائد اعظم کے حوالے سے آپ آخری. اسی لیے ہم کہیں گے کہ قائد اعظم کی شخصیت سے ہمیں بھرپور سیکھنا چاہیے. ان کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمیں سیکھنا چاہیے, اور یہ فیل کرنا چاہیے کہ ہمیں پہلے ہی ہمارے پاس جو ہمارا دین اسلام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی شخصیات موجود ہیں کہ جو ہمیں ہر قسم کا ویژن دیتے ہیں. لیکن اس ویژن کو جدید دور میں کیسے نافذ کرنا ہے اور پاکستان کو اسلامی صحیح معنوں میں بیلنسڈ اسلامک ریاست کیسے بنانا ہے, تو ہمیں اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ ہمیں زیادہ محبت ڈیولپ کرنی چاہیے, اور ان کے ویژن جتنا لرن کر سکیں, اور لرن کر کے اور اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. اسی میں ہمارا فیوچر ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے شاید پروگرام میں اور درمیان میں وقفے میں بھی, کہ ہمارے پاس تو یعنی آزادی کے بعد اور ہیرو ویسے ہی کم ہیں, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں جو جینین ہیروز اور جینین لیڈر ہیں. تو ینگ جنریشن کو اقبال اور قائد اعظم, اور اس سے پہلے سر سید احمد خان, ان کا ایک ان کی جو ویژن تھی وہ ضرور آگے پہنچانی چاہیے, اور پھر ایسے جینین لیڈر قوموں میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. دیکھیں, میں تو ینگ جنریشن کے علاوہ بھی بات کروں گی. جو اس وقت ہمارے اکنامک سچویشن ہے اس ملک میں, ہم یہاں بار بار بات کرتے ہیں اکنامک ڈاکٹرین کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, اس سے ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو کرٹیکل سچویشن ہے, اگر آپ قائد اعظم کے صرف فنڈامنٹلز اٹھا لیں, جو انہوں نے آپ کو 3-4 جو ہم نے ڈسکشن کیے, ایگلیٹیرین سوسائٹی ہے, ایکویٹی ہونی چاہیے, آپ ریونیو پیدا کریں, آپ انڈسٹری لگائیں, اور آپ لیبر کا خیال رکھیں, اور آپ اس میں ایکویٹی اور ایکویلٹی 2 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جس میں انہیں ہیو اور ہیو ناٹس کے گیپ کو کم کرنے کی بات کی, اور انویسٹمنٹ کی بات کی ہے. تو ہمارے پاس تو آلریڈی ڈاکٹرین موجود ہے, اس کے اوپر آپ بلڈ کریں. اس کے اوپر آج جو ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں ان کو ہمارا ٹریبیوٹ تو ہے, لیکن یہ کسی پرپز سے ہے کہ ہم وٹ وی کین لرن فرام ہم. تو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلز انہوں نے آپ کو دیے, ایک پروگریسو اسٹیٹ کی بات انہوں نے کی, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ برداشت کی بات بھی, ٹالرنس کی بات بھی, اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات بھی, وائبل اینڈ سسٹینیبل سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ کی بات انہوں نے کی. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یوتھ کے لیے جو پیغام ہے, اگر جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مشہور اقوال اور جنہیں ہم اپنی زندگی کا ماٹو بنا سکتے ہیں, جو انہوں نے کہا کام کام اور کام. ایک تو یوتھ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی اس سینگ کو یہ کوڈ آف لائف ہے, اور دوسرا یونٹی فیتھ ڈسپلن قائد اعظم محمد علی جناح کا, کہ اس کو ہم اگر متحد ہوں گے اور ہم پکے ایمان سے کام کریں گے اور نظم ہم میں ہوگا تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. لیکن اس میں خاص بات جو قائد اعظم کی زندگی سے متعلق ہے کہ انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ایک اور بھی ہے, قربانی قربانی اور قربانی قوم کے لیے. انہوں نے کیسے دی؟ انہوں نے, وہ سب سے مہنگے وکیل تھے, انہوں نے اپنے کیریئر کو قوم کے لیے چھوڑ دیا, انہوں نے اپنی فیملی کو قوم کے لیے سیکریفائس کر دیا. علامہ اقبال نے ان کی میٹنگ لنڈن میں کرائی جو ہے مریم جناح کے ساتھ. یہ بھی میں لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا مریم نام تھا, تو بعد میں بھی جو لوگ ان کے پچھلے نام سے انہیں بلاتے ہیں
وہ نہیں بلانا چاہیے, روتی پٹیٹ نہیں کہنا چاہیے بلکہ مریم جناح کہنا چاہیے. ان کے ساتھ کرایا اور انہوں نے ایک مطالبہ رکھا کہ یہ فیملی کو ٹائم دیں. تو محمد علی جناح چونکہ سچے تھے, ہمیشہ سچ بولنے والے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میرا وقت اب میری قوم کے لیے ہے, تو کمپرومائز نہیں ہو سکا. انہوں نے قربانی, فیملی کی قربانی دے دی قوم کے لیے. پھر آخری جو وقت ہے, جیسے آپ نے مائی بردر کا پہلے ذکر کیا تھا, فاطمہ جناح کی کتاب, تو وہ لکھتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 20ویں مرتبہ ایسے ہوتا کہ ٹرین میں سفر کے دوران بے ہوش ہو جاتے, بالکل تقریر کرتے ہوئے گر پڑتے. اور اس وقت کا سفر یعنی وہ صوبہ سرحد سے اور تامل ناڈو جا رہے ہیں بالکل جیسے خطاب کرنے کے لیے, اور درمیان میں بالکل راستے میں بھی لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے. اور وہ لکھتی ہیں کہ میں کوشش کرتی کہ کسی جگہ ٹرین رکی ہے تو لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ چند منٹ ان سے گفتگو کر سکیں, اور قائد اعظم جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ, تو اس حالت میں بھی انہوں نے سٹرگل جاری رکھی. ان کے ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کے لیے کہا, اپنی جان کی پرواہ نہ کی. تو سب سے زیادہ کیریئر بندے کو عزیز, یعنی سب سے زیادہ جان عزیز ہوتی ہے, پھر فیملی عزیز ہوتی ہے, کیریئر. تو یہ تینوں چیزیں انہوں نے قوم پر قربان کی. واہ واہ, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین کو, اور ینگر جنریشن کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک سنبھالنا ہے, جی بالکل, قائد اعظم کی ٹرو تعارف کے لیے اگر کوئی آپ کتاب ریفر کرنا چاہیں, آپ کی اپنی کتابیں تو بڑی پرائمری سورس بن گئی ہیں نا ریسرچرز کے لیے, لیکن کوئی ایسی کتاب جو اچھی ہو, سادہ ہو, دلوں میں اترنے والی ہو قائد اعظم کی, وہ ہم پڑھیں اور ان کی ایک صحیح بایوگرافی سامنے آ جائے. بایوگرافیکل تو کافی چیزیں ہیں. میں ان کو جو کوٹیشنز ہیں میں بات کر رہا ہوں, جی وہ جو ان کی جو اسپیچز اسٹیٹمنٹس ایز گورنر جنرل پاکستان, جی گورنمنٹ آف پاکستان نے چھاپی تھی پہلے, اس کے بعد کئی دفعہ 47 سے 48, وہ جو کرکس آف دی جو آئیڈیاز ہے قائد اعظم کا, وہ ہمیں بالکل ضرور پڑھنا چاہیے. بالکل, یعنی اور وہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی دستیاب ہیں. اگر انگلش پڑھیں تو وہ تو ایک اور بھی کلاسک بایوگرافی, ہماری کتابیں بھی ہیں. والپورٹ کی بھی ون آف دی بیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اور جو ڈیبیوٹ پیش کیا ہے میں کہہ رہا ہوں, باقی جو ہمارا قائد اعظم ہمارے لیے بہت بڑا محترم ہے. بعض لوگ جو ہے کہ وہ اس میں سے ان کو خامیاں نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے لیے ظاہر معصوم تو نہیں تھے, لیکن ایک بہت ہی سالڈ پرسنالٹی. یہ تو ہمارا ویژن ہے, کوئی انسان غلطی سے نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک بڑا لیڈر پھر بڑا ہی لیڈر ہوتا ہے. قائد اعظم بہت بڑا لیڈر ہے بھائی, آپ جیسا ہماری طرح نہیں ہے. کیا خیال ہے, صحیح بات, جو اس پہ لکھنے والے جو یہ نکالتے, میں کو ان کو تو اس کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں, جنہوں نے تاریخ تبدیل کر دی, جغرافیہ تبدیل کر دیا, ایک نئی نیشن بنائی, ان کے مقابل کون ہو سکتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے قائد اعظم کو جتنا زبردست ٹریبیوٹ ہمارے 3 پارٹیسپینٹس نے پیش کیا, اور وہ اس لیے کہ اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی ہیں, قائد اعظم کو تھورولی جانتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ مہمانوں کا, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین آج کی گفتگو ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوئی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے قائد سے متعلق ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح.